Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed reactions of metals and non-metals with acids and bases. Today, we are going to discuss displacement reactions. So, students, displacement reactions क्या होती हैं? ऐसी reactions जिसमें जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके ही सोल्यूशन से और उसकी जगह ले लेता है। एक मेटल दूसरे मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर देता है इसे हम समझेंगे। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 11.8। हम पहले इसे समझेंगे। तो क्या करना है, हमें 500 ml 5 बीकर्स लेने जो कि 100 ml के होंगे, 100 ml के उन्हें लेना है और उन्हें लेबल कर देना है ABCDE। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है हर एक बीकर में और उसमें हर एक बीकर में 1 टीस्पून हर एक सब्सटेंस को डिज़ोल्व करना है। कौन से सब्सटेंस को, जो 11.6 में दिए गए हैं। क्या क्या सब्सटेंस दिए गए हैं, बीकर ए में हमें डिज़ोल्व करना है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल। सेकंड में यानी कि बी बीकर में हमें डिज़ोल्व करना है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल यानी कि Fe। बीकर सी में हमें डिज़ोल्व करना है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स यानी कि Cu। और बीकर डी में हमें डिज़ोल्व करना है आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर टर्निंग्स यानी कि Cu। और बीकर ई में हमें डिज़ोल्व करना है जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद हमें बीकर्स को डिस्टर्ब रख देना है थोड़ी देर। सो स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन होगी तो जो बीकर में हमने फर्स्ट बीकर में लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल Zn, तो जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से, यानी कि CuSO4 से Cu रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा Zn, यानी कि क्या बन जाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। और इसी वजह से जो सोल्यूशन होगा ना बीकर में, उसका जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू, वो डिसअपेयर हो जाएगा और पाउडरी रेड मास्क जो है पाउडर फॉर्म में, एक रेड कलर की पाउडर फॉर्म में जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। और रिएक्शन कैसे होगी, CuSO4 प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu। जो जिंक सल्फेट बनेगा वो कलरलेस होगा और जो कॉपर होगा वो रेड कलर के पाउडर फॉर्म में बीकर में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेम रिएक्शन हम बीकर बी के लिए भी लिख सकते हैं। बीकर बी में हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन यानी कि Fe। जब ये रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। अब हमने बीकर CDE में भी लिया हुआ है ऐसे ही, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी ऐसे ही रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जिंक सल्फेट में से जिंक हट जाएगा और कॉपर आ जाएगा, और फेरस सल्फेट में से फेरस हट जाएगा और कॉपर आ जाएगा, एंड लास्ट जिंक सल्फेट में से जिंक हट के आयरन आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फिगर में भी बताया गया है कि इन 3 बीकर्स में कोई चेंज नहीं आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने अब स्टार्टिंग में आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कब होती है, कौन करता है डिस्प्लेसमेंट, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। अगर हम बात करें बीकर सी में, बीकर सी में हमने लिया हुआ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इट्स ऑब्वियस कि जो कॉपर है वो जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। सिमिलरली अगर हम बीकर ई में देखें तो जो जिंक सल्फेट प्लस आयरन लिया हुआ है, अब अभी हमने पढ़ा कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर और आयरन से, तो ऑब्वियस है कि जो आयरन है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए बीकर सी और बीकर ई में दोनों में ही जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे कॉपर और आयरन। अब बात आती है बीकर
डी की। बी का डी में क्या लिया हुआ है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब बच्चों जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमने फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा कि जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया जिंक ने, ठीक है। और सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया आयरन ने। इट मीन्स जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है, तभी वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया था। तो अब यहाँ पर बीकर डी में जो कॉपर है वो तो लेस रिएक्टिव है ना, तो इसीलिए वो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है और कौन करता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सबसे पहले हम यूजेस ऑफ मेटल्स देखेंगे। जो मेटल्स हैं वो किस किस के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, जो हमारे घर पे बर्तन होते हैं वो अलग अलग मेटल से बने हुए होते हैं, जैसे कि आयरन के हो गए, कॉपर, एल्युमिनियम। देन फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स में एल्युमिनियम मेटल यूज़ होता है एरोप्लेन बनाने के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग, जो पैकिंग करने के लिए भी मेटल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल होगी। एल्युमिनियम फॉइल किससे बनी हुई है, एल्युमिनियम मेटल से बनी हुई है, जिसे हम अलग अलग फूड आइटम्स को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं। ज्वेलरी में मेटल यूज़ होते हैं, जैसे कि सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल पहनते हैं ना आपकी मदर, सिल्वर की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, ठीक है। फॉर मेकिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में भी मेटल यूज़ होता है। कौन सा मेटल, मर्करी मेटल, ठीक है। याद रखना थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज़ होता है, मर्क्यूरी मेटल। फॉर मेकिंग वायर्स, वायर्स बनाने के लिए, जैसे कॉपर की वायर्स, आयरन की वायर्स, ये सारे मेटल्स यूज़ होते हैं। टू प्रिवेंट रस्ट, रस्ट से बचाने के लिए भी मेटल्स यूज़ होते हैं। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं ना उस पर, तो रस्ट से बचने के लिए भी मेटल का यूज़ होता है। फॉर मेकिंग व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए आयरन मेटल यूज़ किया जाता है। कार्स, ट्रेन्स, बसेस, इनमें क्या यूज़ किया जाता है, आयरन मेटल। और जो आयरन मेटल है वो डैम्स, ब्रिजेस और अदर बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है। जैसे हम अगर अपने घर पे ही देखें तो ग्रिल्स वगैरह ये सब किससे बनी हुई होती हैं, आयरन से बनी हुई होती है ना। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स की यूजेस की बात करें तो नॉन मेटल जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि लिविंग बीइंग्स क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं ना। तो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल फर्टिलाइज़र में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। कौन से नॉन मेटल का, क्लोरीन, क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं ना वाटर प्योरीफिकेशन में, वो क्या है, एक नॉन मेटल है। और ये जो जर्म्स होते हैं पानी में उन सबको मार देता है एंड वाटर को फिट बनाते हैं फॉर ड्रिंकिंग, ओके। नेक्स्ट जो यूज़ है नॉन मेटल का बच्चों वो ये है, नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल जो है एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। जो आयोडीन है जो कि एक नॉन मेटल है उसे यूज़ किया जाता है, जैसे कोई कट्स या वाउंड्स हैं उन पे लगाया जाता है। ब्लू पर्पल कलर का जो सोल्यूशन लगाया जाता है ना वो क्या है, आयोडीन का सोल्यूशन होता है, जिससे जो है हमारे वाउंड्स और जो कट्स आए हुए होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में भी, पटाखों में भी नॉन मेटल यूज़ किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।